तो कभी कभी तो दिल टूट जाता था कि नहीं छोड़ दो, बंद भी कर दिया जाए। लेकिन फिर बाद में आता था कि नहीं, अगर इस काम को शुरू किया गया है, समाज सेवा का कार्य तो इसको किया जाएगा। और हम हैं कि जब हमें प्रेरणा जो हमारे परिवार से मिलती है, हमारे पिताजी से मिलती है, जो उनका संघर्ष होता है, जो लोग कहते हैं कि हमको मोटिवेशन की जरूरत है, अगर वो अपने पिता और माँ का संघर्ष देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं मिलेगी। और नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं विजेत राजभर, कलाकार आप जबर पंगा। तो आज हमारे पॉडकास्ट द जबर पॉडकास्ट में एक महान शख्सियत, हमारे ही जिले के एम्प्लाई नॉन एम्प्लाई सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के संस्थापक बड़े भैया माननीय सर्वश्री नवनीत जी उपस्थित हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द जबर पॉडकास्ट में। जबर पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इस अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि दोस्तों हम बताना चाहते हैं, ये एक ऐसे लीडर हैं और एक ऐसे समाज सेवी हैं। मैं लीडर का मतलब यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये समाज सेवा जिस टीम के रक्षक हैं, ये अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहे थे। इस मंच पे इच्छा नहीं हो रही थी कि हम आए, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक हम्बल इंसान हैं और आप प्रेमी इंसान हैं, हर किसी से प्रेम करने वाले हैं, तो आपको आना चाहिए। तो आए, इसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार है। तो आज हम जानेंगे सर की पूरी जीवनी, जो यहाँ तक का सफर है, इसके बारे में, और एम्प्लाई नॉन एम्प्लाई सेल्फ केयर टीम के बारे में। तो बने रहिए आप सब। और हाँ सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा? भैया, मेरा जो है जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय शिवावर से स्टार्ट हुई। जी वहां से हमारा एजुकेशन प्रारंभ होता है। जी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी ना होने की वजह से हम कहीं बाहर जा नहीं सके। जी हमारी प्राथमिक शिक्षा वहां से हुई, फिर इंटर किए। इंटर करने के बाद चूंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा ना होने के कारण जी ग्रामीण क्षेत्र में हमको शिक्षा ग्रहण करना पड़ा। जी और हमारी स्थिति उस समय बहुत विकराल हुई जब हम इंटर पास किए। जी इंटर पास करने के बाद हम अपने विद्यालय के अच्छे छात्रों में गिने जाते थे। जी हमारा सपना था कि कहीं बाहर जाएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, जी लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छी ना होने की वजह से ये संभव ना हो सका। इंटर हम आपको बताना चाहेंगे, इंटर पास करने के बाद हम करीब 5 से 6 महीने जी हमको घर पे रहना पड़ा। अच्छा, मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो सका। उसका मेन कारण आर्थिक स्थिति थी। मतलब आपका आर्थिक स्थिति न सही होने के कारण आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा। जी। और पिताजी एक किसान थे, और सच में किसान की जो आय होती है वो बहुत कम होती है। क्या सिर्फ खेती बाड़ी ही था कि पिताजी कोई और बिजनेस करते थे या कोई दुकान, ऐसा कुछ और क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पिताजी खेती करते थे और बस गाय भैंस थी, दूध बेचते थे, इसी से परिवार का भरण भरण सब पोषण। कुछ चलता था। अच्छा, इंटर के बाद का जो शिक्षा रहा वो कैसा रहा आपका? पहले तो इच्छा ये थी कि हम भी कहीं बाहर जाएं, जी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, जी लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से हम जा नहीं पाए। जी तो करीब ये मान के चलिए, जब इंटर का हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के करीब 4 से 5 महीने तक जी जब हम कहीं जा नहीं पाए तो घर पे ही रहने लगे। जी फिर बाद में पिताजी का सहयोग मिला, उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता था जी कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। जी तो हम यहीं लोकल एक महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिए जी और किसी तरह से मैं बीएससी वहाँ से कंप्लीट किया। बीएससी के दौरान जी मैं कोचिंग भी पढ़ाता था। जी एक जो है छोटा सा विद्यालय था, जी उसमें भी पढ़ाता था 2 पीरियड। जी वहाँ से कुछ मैंने अच्छा सर, जैसे मैंने एक चीज ये देखा था कि जब आप बीएससी में एडमिशन लेने गए थे, जी, और जिस दिन परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा था, मतलब वो लास्ट डेट था, उस दिन आप पहुंचे? जी, 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 क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था। जी तो ये हुआ था कि हो सकता है व्यवस्था हो जाए, कहीं बाहर चले जाएँ। जी जब ये हुआ कि अब नहीं जा सकते हो, तो पिताजी ने बोले कि जाके विद्यालय में देख लो, अगर एडमिशन हो जाए, तो जी एडमिशन करवा लीजिए। तो संजोग से जिस दिन मैं विद्यालय में पहुँचा हूँ, जी उसी दिन परीक्षा फार जाने वाली थी। अच्छा तो वहाँ के
जो है बाबुओं द्वारा बताया गया कि अगर आज आप करवा लोगे एडमिशन जी, तो आपका परीक्षा फार्म चला जाएगा, आप एडमिशन हो सकता हो है। सकता है। तो फिर मैंने वहाँ से परीक्षा फार्म लिया, हमने सर 1 दिन के और रुक जाइए, जी, कल भेजिएगा, हम कल एडमिशन अपना करवा लेंगे। जी। वहाँ से हम परीक्षा फार्म लेकर के आते हैं, अपना एडमिशन करवाते हैं, फिर वहाँ से हमारी जो है बीएससी की स्टार्ट होती है। मतलब कि जो आपका संघर्ष रहा है, बचपन से लेकर के आपने काफ़ी संघर्ष किया और बीएससी के साथ में आप पढ़ाते थे, जी, कोचिंग जी। पढ़ाते थे और स्कूल में जा कर के पढ़ाना, ये सच में संघर्षपूर्ण होता है, एक बिल्कुल। मिडिल क्लास के बच्चे को। और जैसे बीएससी करने के बाद क्या आप किए थे? उसका बीएससी सफर के बाद तैयारियाँ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का शुरू हो गया, वो भी जी, करते थे। हम आपको बताना चाहेंगे बीएससी के दौरान ही जी। हम पहला परीक्षा रेलवे का दिए थे, ग्रुप डी का। अच्छा ग्रुप बी। जी, और एक कलकत्ता में पेपर मेरा हुआ था, जी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह! लेकिन उस समय पढ़ाई का जो जोश था, वो कुछ अलग ही था जी, कि इतनी छोटी नौकरी मुझे नहीं करनी है, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत ऊँचा था, बिल्कुल। वो प्राप्त हो नहीं पा रहा था। बट ये हुआ कि इस नौकरी को मुझे नहीं करनी है, मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। अच्छा मतलब पहली नौकरी और मैंने आज जहाँ आज के डेट में युवा जो है, नौकरी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं लेकिन कुछ ही लोगों को मिल पा रहा है। जी, जनसंख्या या आबादी या कुछ भी हो, हाँ, जो ये चीज़ समस्याएँ हैं। हो सकता है। लेकिन जब आपने पहली नौकरी छोड़ी और ये था कि मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, तो इसके बाद कौन-सा संघर्ष इसके रहा? बाद लगातार तैयारी जारी थी। इस दौरान हम 2 बार एयरफ़ोर्स की एग्ज़ाम दिए, एयरफोर्स एयरफ़ोर्स में एग्ज़ाम दिए, जी, उसमें एक बार हम इंटरव्यू से छँट गए, हाँ, दोबारा हम उसमें 2-3 प्रोसेस होते हैं, परीक्षा होता है, मेडिकल होता है, दौड़ होता है, जी, दूसरी बार मैं दौड़ पे छँट गया। जी, इसके बाद तीसरी बार सब कुछ क्लियर हुआ, हुँ, लास्ट फाइनल सिलेक्शन पे छँट गया। अच्छा। इस दौरान नेवी में भी 2 बार एग्ज़ाम दिया, एक बार जैसे एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो पाया। जैसे जो एयरफोर्स वाला था, जी, जी। मुझे जब हम बात कर रहे थे आपसे उस दिन बैठ के, तो आप ये बताए थे कि जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे जिस कुर्सी पे बैठकर इंटरव्यू देना था, उस जी। कुर्सी पे ना बैठकर जी, मैं जी। दूसरी हाँ, कुर्सी द पे बैठ दरअसल गया। क्या था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पूरी जीवन यापन हुआ था हम लोगों जी, का, तो ज़्यादा जानकारी थी नहीं। जब उसमें गया मैं, जी, तो जहाँ पे उन लोग इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे, जी, उन्हीं के बगल एक चेयर बची थी, जी, जाके मैं उसी चेयर पे बैठ गया। जी, और जब मैं उसी चेयर पे बैठ गया, तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने बताया कि नहीं, आप उस चेयर पे बैठिए, आपको सामने बैठना है। सामने बैठ तो फिर मैं वहाँ जब गया, तो मैं तो लग गया कि इससे मुझको बाहर हो ही जाना है अब। मतलब तुरंत पता चल गया कि अब इ जो है हमारा भाई, सिलेक्ट पहली गलती हो गई, हो गई। तो फिलहाल हम इंटरव्यू से बाहर हो गए थे। जी, और फिर नेवी का एग्ज़ाम हम दिए। जी, इसमें मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था, जी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इसमें भी नहीं हो पाया। फिर रीजन रीज़न का मतलब यही है कि जैसे उसमें मेरिट लिस्ट बनती है, जी, मेरिट लिस्ट में नाम नंबर नीचे था, और जैसे उसमें रहता है कि कुछ एज लिमिट रहती है, जी, उसी के दौरान अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो होगा, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएँगे। नहीं तो आप तो उस लिस्ट में नाम था, बट जब फाइनल सिलेक्शन होने लगा, उसमें ग्रुप वाइज़ बुलाया जाता है जी, कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए। जी, तो लास्ट में था, तो लास्ट में ओवर एज होने की वजह से वहाँ से ही मैं बाहर हो गया। तो ऐसा फ़ील हुआ हाँ, कि हमने बहुत से लोग बोले हुँ, कि आप पहली नौकरी छोड़े, अब आपको नौकरी मिलनी ही नहीं है। मतलब पहला हुआ अगर धन आ रहा तो उसको ले लो, अवसर अगर मिल रहा, लेकिन आपने अवसर को ही ठुकरा दिया। जी, जी, उस लेकिन समय देखिए जब अगर हमारे मन में कुछ और करने का बड़ा प्लान होता है करने का, तो हमारी निगाहें जो है छोटी चीज़ों पे नहीं जाती। बिल्कुल यही हमारे साथ हुआ। हाँ, तो वही चीज़ हुआ और इसके बाद आप बता रहे थे यूपीपी और एसआई की भर्ती मैंने देखा था। जी, तो जी। वहाँ का कैसे क्या संघर्ष रहा? हाँ, ये देखिए यूपीपी में हमारे साथ के कई लोग उस समय सिलेक्शन भी पाए, जी, तो उसमें हमारी हाइट जो है जी, गलत नाप दी गई थी, जी, और इसलिए हम इसको मजबूती के साथ कह सकते हैं गलत नापी गई थी, जी, कि उसी के 1 महीने बाद एसआई का एक वो हुआ था, हाइट टेस्ट हुआ था। जी, मैं उसमें फिट हो गया, जी, और यूपी पुलिस के जो है जी। नॉर्मल सिपाही के हाइट और चेस्ट में मैं छँट गया था। तो वहाँ से भी मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। जी, तो वहाँ से भी लगा कि अब नौकरी तो हमको मिलना नहीं है, मतलब कहीं न कहीं से मुझको छँटना ही है। अच्छा, जैसे इतना संघर्ष रहा, फिर आपने बीएससी और एमएससी के साथ में इतना सब कुछ किया। जी, जी, ठीक जी। है, लगभग जो जितने पेपर दिए थे एसआई, यूपीपी, जी, जी, जी। नेवी का, ये बीएससी के बाद एमएससी का जो सफ़र रहा है, जी, इतने दौरान आपने किया था। जी। लेकिन इस दौरान कभी आपको किसी मोहतरमा से इश्क या मोहब्बत हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा टारगेट ये था जी, कि हमको कहीं एक अच्छा लक्ष्य मिल जाए, जी, कहीं हम सेट हो जाएँ, जी, क्योंकि हमारी जो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जी, पिताजी बहुत ही संघर्ष करते थे हम लोगों के लिए,
और हम बताना चाहेंगे हम लोग पढ़ाई के दौरान जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पिताजी कुर्सी लगाकर बैठे रहते थे जब हम लोग पढ़ते थे। जितनी टाइम हम लोग पढ़ाई किए हैं उतने टाइम वो खुद बैठ के उसका मॉनिटरिंग किए हैं कि पढ़ रहे हो कि सो रहे हो। तो जो है इस वजह से ये था कि कहीं सेट हो जाए, इसके बाद तो हाँ, जिंदगी बहुत लंबी है, लंबी है। जो कुछ भी किया जाएगा। तो ये रहा, अगर पिताजी इतने सख्त ना होते तो संभवतः जो है ये जो मुकाम मुझको मिला है ये मिल नहीं पाता। इसमें उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है पिताजी का। जी। तो यही रीजन रहा है कि आपका जो कटाक्ष था वो लक्ष्य दिख रहा था कि हमको तीर मारना है तो लगना चाहिए एक अच्छी जगह, ना कि ये तीर मोहब्बत की तरफ नहीं जाना चाहिए। जी जी ये चीज रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आपने एमएससी किया, एमएससी के बाद ऐसा क्या लगा कि यार मुझे बीएड करना चाहिए? अब दरअसल क्या हुआ कि जैसे कई नौकरियों में हम लास्ट स्टेप से छठे चले गए जी। तो अभी लगा कि जैसे अब हम बीएससी कर लिए हैं, एमएससी कर लेते हैं, इसके बाद फिर बीएड कर लेते हैं, हो सकता है कोई वैकेंसी है उधर सेट हो जाए, नहीं फिर हायर एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी लगातार चल ही रही थी। तो इस वजह से फिर बीएड किए। बीएड करने के बाद ये हमारे लिए सौभाग्य है कि उसी समय जैसे हमारा बीएड कंप्लीट हुआ, यूपी टेट 2011 निकला, उसमें मैंने फॉर्म डाला और उसको मैंने क्वालिफाई कर गया। तो क्वालिफाई करने के बाद जो है फिर कुछ कोर्ट केसें और सब चीजें थी, वैकेंसी काफी दिन पेंडिंग में रह गई। तो इस दौरान हम चले गए लखनऊ तैयारी के लिए, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था। फिर गए लखनऊ तैयारी के लिए और मैं लखनऊ करीब 1 महीना 1.5 महीना रहा। उसी समय इसका काउंसलिंग का डेट आता है, अम्बेडकर नगर की लिस्ट मेरा नाम आता है और मैं वहां से सुबह बस पकड़ के चला आता हूँ, घर आ जाता हूँ काउंसलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है काउंसलिंग स्थगित हो गई है। मतलब चेहरे पे जो मुस्कान थी वो भी लखनऊ से अकबर आते आते फिर वो समाप्त हो गई। इसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि अब हमको पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, अब हम पढ़ाई बंद ही कर देते हैं। इसके बाद फिर हम लौट के फिर लखनऊ नहीं गए। इसके बाद जब यहाँ आए फिर लखनऊ हम लौट के नहीं गए, फिर अपना ही सब काम उधर इधर चलता रहा। जैसे नौकरी से छटना और इसके बाद जो है इतनी जगह नौकरी ना मिलना और लगातार पढ़ाई करना, तो क्या कभी पिताजी ने ये नहीं कहा कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, या खुद में एक घृणित होता है इंसान की यार नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या फालतू का काम करना, इतना तो पढ़ लिया लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। ये जो फेस होता है युवाओं के लिए, ये बहुत ही दयनीय फेस होता है, क्योंकि वो यहाँ पे सोचते हैं कि हमारे जो पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा नौकरी। ये जो घृणित घृणित भावना मन में उत्पन्न होती, तो इसको आपने कैसे बोला? इससे तो बहुत कष्ट होता था, अंदर से कष्ट होता था कि अगर हम शुरू की पहली ही नौकरी कर लिए होते, आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन फिर भी जो है पिताजी का संघर्ष हमेशा याद रहता था और उनकी जो प्रेरणा हमको मिलती थी, वो हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित की। और अंततः हमारा जो है 2015 में जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में, ये जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सहायक अध्यापक पद पर चयन हो गया और ये हमारे जीवन का सबसे खुशी का पल था। लेकिन इस खुशी की 1 हफ्ते में ही हमारा खुशी ऐसे गम में बदल गया कि नौकरी मिलते ही बस मात्र 1 हफ्ते का समय बीता था, पिताजी का हार्ट अटैक से डेथ हो गया। और उस समय ईमान के चलिए दिल पूरा टूट चुका था। ये था कि नौकरी मिली ही ना होती तो अच्छा रहता, क्योंकि जिसने इतना संघर्ष करके हमको इस मुकाम तक पहुंचाया, आज वो देखने के लिए नहीं रह गया। बस केवल उनको केवल इतना पता चला था कि हमको नौकरी मिल गई है और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। और हमको लगता है 21 सितंबर को 21 सितंबर 2015 को हमारी ज्वाइनिंग हुई और 2 अक्टूबर 2015 को उनकी डेथ हो गई। तो हमको लगता है 10 दिन हुआ था, डेथ हो गई। तो फिर दिल तो बहुत ही दुखित हुआ, लेकिन फिर किसी तरह से संभाला गया। लेकिन जैसे एक फेस ऐसा था कि यहाँ तक आए, नौकरी नहीं मिली हमको, और नौकरी ना मिलने के बाद जो एक टेंशन था मन में, घृणित भावना थी, इससे आप लड़े। फिर दूसरे नंबर पे ये आता है कि अब नौकरी मिला और इधर पिताजी की डेथ हो गई, फिर वहाँ पे मन जो है एकदम टूट जाता है। परिवार की जिम्मेदारी, आप घर के बड़े हैं, परिवार की जिम्मेदारी एक तरफ है इधर,
और एक तरफ नौकरी की जिम्मेदारी, इस फेज को आपने कैसे तय किया और वहां से निकले कैसे? इससे तो दिक्कतें बहुत आई, लेकिन अब धीरे-धीरे समय है, समय सब कुछ सही किया और धीरे-धीरे इस समस्या से उभरा गया। जी। और यहीं से मन में विचार आया जी। कि कम से कम कुछ समाज के लिए कार्य किया जाए, समाज के लिए। कि जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी थे, जी। हमारे लिए इतना संघर्ष किए और आज इस मुकाम पे हम पहुँच चुके हैं कि हम अपने आप को समाज में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी होंगे जो ऐसी स्थिति में छूट जाते होंगे जी। कि अपने आप को समाज में स्थापित ना कर सकें। तो मन में ये जो है विचार उसी समय से चलने लगा कि कुछ ना कुछ समाज के लिए किया जाए। तो यहाँ पे हम ये 2 चीज़ सीख सकते हैं दोस्तों। पहला चीज़ ये सीख सकते हैं कि जब हमें प्रेरणा जो हमारे परिवार से मिलती है, हमारे पिताजी से मिलती है, जो उनका संघर्ष होता है। जो लोग कहते हैं कि हमको मोटिवेशन की ज़रूरत है, अगर वो अपने पिता और माँ का संघर्ष देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं मिलेगी। और जो बगल में बैठे हैं नवनीत सर, इन्होंने वही प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम किया और एक अध्यापक बनने का काम किया। ये थी पहली प्रेरणा जो हमें हमारे मम्मी-पापा, हमारे फैमिली से मिलती है और दूसरी प्रेरणा ये थी इनके अंदर कि अगर मान लीजिए हमारे पिताजी ने तो हमारे लिए इतना सब कुछ किया और आज मैं एक अच्छे पेशे में हूँ, मुझे नौकरी मिल गई, मैं टीचर बन गया हूँ। बट अगर किसी के पिता का डेथ हो जाता है या उनकी मम्मी का डेथ हो जाता है, उनके परिवार में कोई घटना घटित हो जाती है, तो वो अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो वो इनके मन में वहीं से जागृत होता है कि समाज सेवा हमें जैसे ये एम्प्लॉयी, नॉन एम्प्लॉयी सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश, ये आपका टीम है, जो समाज सेवा में कार्यरत है। ये कहाँ से मन में आया कि इसका आरंभ किया जाए? ब्रजेश जी, जब हम नौकरी में आ गए, जी। तो हम लोगों ने देखा, जी। जो भी व्यक्ति नौकरी पेशा में रहता है, जी। अगर उसके साथ कोई कैजुअल्टी होती है, जी। तो सरकार द्वारा उसके परिवार को यहाँ तक कि नौकरी उसके आश्रित को नौकरी भी दे देती है, पैसा भी मिल जाता है, बहुत कुछ सरकार द्वारा चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति, चूँकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, जिस जी। परिवार से मैं उठ के आया हूँ, जी। तो बहुत से ऐसे भी परिवार हैं, जी। जिनके माता-पिता कमाने वाले हैं। जी। संयोगवश अगर उनके साथ कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो उनका परिवार बिखर जाता है। जी। बहुत से परिवार हमको देखने को मिले, खासकर मैं खुद अपने परिवार को देख के आया हूँ। जी। लेकिन उस समय तो मेरी स्थिति थी कि मैं अपने आप स्टैंड हो चुका था। बिल्कुल। तो हम जब सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हुए जी। संत कबीर नगर में, जी। मैं वहाँ 5 साल सेवा किया। 5 साल। जी, 5 साल सेवा करने के बाद जी। हम लौट के मेरा ट्रांसफ़र होता है जी। और मैं ट्रांसफ़र अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में लेता हूँ। जी। अयोध्या में मैं आ जाता हूँ, यहाँ जॉइन कर लेता हूँ। जी। जॉइन करने के बाद हमारे मन में विचार आता है कि कोई भी सरकारी कर्मी मर रहा है, जी। हम लोग भी उसके परिवार को सहायता दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ का अगर कोई टीचर एक्सपायर कर जाता है, तो हम लोग उसके परिवार को आर्थिक मदद देते हैं। अच्छा, ये चीज़ होता है सरकारी विभाग में कि जी, अगर जी। हाँ, मतलब कुछ जो है तो लोग देते हैं। जी, जो साथ में काम करने वाले हैं, अगर उनके साथ कुछ होता है, तो कुछ अमाउंट दिया जाता है। जी। बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन अब ये संख्या ज़्यादा होने की वजह से अगर 100-200 दे दिया गया, जी। तो भी लाख, 2 लाख, 3 लाख की संख्या में पहुँच जाता रुपए में पहुँच जाता है। जी। तो ऐसा होता है। बट जो लोग केवल किस्ती पर आधारित हैं या जी। कहीं सेवा में नहीं हैं, जी। अगर उनके साथ हो जाता तो उनको कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। तो हम अपने साथियों से बात किए कि एक ऐसी टीम का निर्माण किया जाए, जी। उसमें नौकरी वालों को भी जोड़ा जाए जी। और बिना नौकरी वालों को भी जोड़ा जाए, बिज़नेसमैन को जोड़ा जाए, जी। सबको जोड़ करके एक ऐसी टीम का निर्माण किया जाए। जी। अगर उस टीम का कोई भी सदस्य जी। एक्सपायर कर जाता है, जी। तो उसके परिवार को, जी। उसके नॉमिनी को, जी। उसके बच्चे को जी। हम लोग बहुत थोड़े अमाउंट से सहयोग करें और ये हमारी अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो वो सहयोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉयी, नॉन एम्प्लॉयी सेल्फ केयर टीम का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयी का मतलब है नौकरी करने वाला जी। और नॉन एम्प्लॉयी का मतलब नौकरी ना करने वाला। किस्ती पर आधारित रोज़गार हो या कुछ करने वाला हो और सेल्फ केयर मतलब स्वयं जी। केयर में देखभाल करना है टीम, मतलब स्वयं की देखभाल करने की ऐसी टीम बनेगी जी। कि इसके सदस्य अगर जो हैं,
उनके साथ कोई कैजुअलिटी होगी तो यही जो हमारे सदस्य हैं यही मिलकर के उनके नाम को सहयोग कर देंगे। जी, तो हम लोगों द्वारा इस टीम का निर्माण किया गया। इसमें जब मैं यहाँ अयोध्या में आया तो संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कई साथी थे, वो भिन्न भिन्न जिले के थे, सब लोग ट्रांसफर होकर अपने जिले में जा चुके थे। हम कई लोगों से बात किए, सब लोग कहे नहीं तो बहुत अच्छी चीज है, इस तरह का टीम का निर्माण किया जाए और लोगों इसको जोड़ करके लोगों को सहयोग दिलवाया जाए। तो हम लोग इस टीम का निर्माण किए। मतलब ये कार्य चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो टीम में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लगता है यार हम फालतू का काम कर रहे हैं, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब हम लोग टीम का निर्माण किए इसमें मान के चलिए हमको लगता है करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट से लोग इस टीम में जुड़े हुए थे। कितने लोग रहे होंगे? हमारी संख्या 7-8 की थी, जो हमारे स्टार्टिंग में 8 की थी। इसमें से 4 लोग तो हमारा फोन ही उठाना बंद कर दिए। जब टीम हमारी बन गई, टीम चलने लगी, हमारी संख्या करीब 500 की हो गई। अब भाई किसी टीम को चलाने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिना टाइम दिए कुछ नहीं। तो हमारा फोन ज्यादा था तो लोग 2 दिन बाद रिप्लाई देते थे, तो कुछ लोग तो बिल्कुल कट ही गए। तो हमारे मन में विचार आया कि यार इसको बंद ही कर दिया जाए, जब सब लोग साथ वाले नहीं साथ दे रहे हैं तो अकेले हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम इस टीम के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे इस टीम के बने थे भास्कर यादव जी को बधाई देते हैं कि वो कहे नहीं यार अगर हमारे पास की संख्या 500 की हो गई है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, मेहनत किया जाएगा। तो जब जब हम इसको बंद करने का प्रयास करते थे उनके द्वारा भी बहुत सहयोग मिलता था कि नहीं यार इसको बंद नहीं किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और यह दुर्भाग्य रहा कि जब हमारी टीम की संख्या 1500 हुई तो हमारी टीम से कैजुअलिटी हो गई। और आपको बताना चाहेंगे कैजुअलिटी आपके ही डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर की हुई। तो जब कैजुअलिटी हो जाती है टीम से उस समय टीम के और जो पदाधिकारी थे उन लोगों द्वारा बोला गया कि अब इनको सहयोग करवाया जाए। तो हमने कहा कि टीम में कुछ लोग जो हमारे कोर टीम के थे, टीम से बाहर हो चुके थे, नए लोग भी सम्मिलित हो गए थे। वो लोग बाहर क्यों गए थे? बाहर बस यही था कि अब टाइम हम दे नहीं पाएंगे, समाज के लिए हमारे पास टाइम देने के लिए दिक्कत है, तो वो लोग कुछ लोग बाहर हो गए। जैसे जब लोग छोड़ रहे थे और छोड़ कर चले गए तो कभी ऐसा भी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोले होंगे कि यार क्या बेकार का काम कर रहे हो, समाज में खुद के घर परिवार में, तो तुम्हें क्या मोटिवेशन आया होगा कि नहीं करना? नहीं, बिल्कुल लोग कहते थे तो कभी कभी तो दिल टूट जाता था कि नहीं छोड़ दो, बंद ही कर दिया जाए। लेकिन फिर बाद में आता था कि नहीं अगर इस काम को शुरू किया गया है, समाज सेवा का कार्य है तो इसको किया जाएगा। और हम लोग लगातार इस पे काम करते गए। और जो पहला आपने बताया कि जो पहला दुर्घटना हुआ था उस पे आपकी सहयोग राशि क्या रही? तो उस समय जब पहला दुर्घटना हुआ तो हमको बताना था कि हम उस समय भी अपने टीम के और कोर टीम के लोगों से बोले कि यार बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो है अभी हम लोग संख्या 1500 के करीब है और पहली कैजुअलिटी भी हो गई है बहुत ज्यादा। अगर हम लोग 100 का सहयोग करेंगे 1.5 लाख का सहयोग पहुंचेगा और ज्यादा हम लोग खर्च भी नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय दोनों जुड़े हुए हैं। भाई नॉन एम्प्लॉय के पास इतना धन तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा सहयोग कर दे। तो कुछ लोगों को विचार हुआ कि कम से कम 500 का सहयोग करवा दिया जाए, पहला कैजुअलिटी हुआ है तो मान के चलिए अगर 500 का सहयोग करवाया जाता तो अच्छा सहयोग हो जाता। बट जो हमारी कोर टीम थी वो डिसीजन लिख नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट का सहयोग नहीं करवाया जाएगा, मैक्सिमम 100 रुपए का सहयोग करवाया जाएगा। तो हम लोगों द्वारा 100 रुपए का सहयोग करवाया गया और वो सहयोग करीब 1,01,800 उनके खाते में पहुंचा। तो वहां से हम लोगों को एक और भी मिला कि चलिए ठीक है, अगर 1500 की संख्या से हम लोग इतने का सहयोग करवा दिए हैं तो इसको निरंतर इस पे काम करते रहेंगे और एक दिन जो हम लोगों का लक्ष्य है उसको हम लोग हासिल कर ले जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति इस टीम से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को बता दें, अगर एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय सेल्फ केयर टीम से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है और जब वो संख्या 1200 की थी, इस टीम की 1200 से 1500 की टीम थी, तो जब पहला दुर्घटना घटता है उस व्यक्ति के अकाउंट में 1 लाख प्लस से ज्यादा रुपए भेज दिए जाते हैं। सोचिए कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमको बीमा करवा लेना चाहिए या बीमा से हमको लाभ मिलेगा, नहीं करवाते लोग। लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो सर ने स्टार्ट किया था, वो आज धरातल पे उतरकर एक गरीब मजलूम जो किसान ऐसे लोग हैं, अगर उनके घर में कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसके लिए ये टीम वहाँ पे खड़ी होती है। तो इस टीम के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए।
जैसे हम समाज सेवा कर रहे हैं, क्या जी। समाज सेवा का प्रचार प्रसार करना जरूरी है या लोग इसको दिखावा के रूप में लेते नहीं भैया, अगर ब्रिजेश जी देखा जाए, हैं? जी तो समाज सेवा को प्रचार ज़रूरी इसलिए है, अभी हम आपको बताना चाहेंगे जो हम लोग द्वारा टीम चलाई गई है, जी इसमें बहुत से लोगों का कॉल हमारे पास आता है, जी सर मुझको जानकारी नहीं थी, जी हम सहयोग नहीं करते थे। जी अभी हम लोगों द्वारा एक बेटी विवाह सगुन सहयोग चलवाया गया था, जी जिस दिन बेटी विवाह सगुन सहयोग बेटी विवाह सगुन सहयोग इस टीम के जुड़े किसी भी सदस्य के साथ जो हमारी टीम चल रही है, जी अगर बेटी का विवाह पड़ता है, जी तो हम लोग बेटी विवाह सगुन के रूप में जी सहयोग दिलवाते हैं सदस्यों द्वारा। जी तो जिस दिन हम लोगों का सहयोग बंद हुआ, जी उसके अगले दिन अयोध्या जनपद से फ़ोन आया हमारे पास जी कि सर हम मैसेज नहीं देख पाए थे जी और हम सहयोग नहीं कर पाए, अब कर सकते हैं? जी लेकिन अब ये सिस्टम है, सिस्टम के तहत सिस्टम बंद हो चुका था, ऑनलाइन व्यवस्थाएँ हैं, जी तो उनका सहयोग नहीं हो पाया। तो इस वजह से किसी भी कार्य के लिए प्रचार ज़रूरी है, जिससे लोगों तक जानकारी पहुँच जाए। जब लोगों के पास जानकारी रहेगी तभी तो कोई काम कर सकते हैं। बिल्कुल तो प्रचार तो बेहद नितांत आवश्यक बेहद है। नितांत आवश्यक है। समाज सेवा से आपको क्या लाभ मिलता है? ब्रिजेश जी, जो हम लोगों द्वारा ये समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है, इसमें किसी भी पदाधिकारी का व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। अगर देखा जाए व्यक्तिगत उसका कोई लाभ नहीं है। इसमें जो लाभ एक आम सदस्य का है, जी वही लाभ पदाधिकारी का है। तो ये निस्वार्थ भाव से है, बस लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाए। अवसर मिलता है। जैसे देखिए आप मेन हैं, आप लीडर हैं, अध्यक्ष हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा भी हुआ है बहुत सारे बैंक वाले आए, वो क्या किए लोगों के पैसा इकट्ठा किए, करोड़पति हुए, फिर लेके फरार हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, हमारे भैया ऐसा कुछ नहीं है। जी, इसमें हम लोगों द्वारा इतनी पारदर्शिताएँ बरती गई हैं जी, कि किसी भी मेंबर के साथ जी, जब कैजुअलिटी होती है, जी, तो पैसा हम लोग अपने पास नहीं लेते हैं, जी, हमारी टीम अपने पास नहीं लेती है, जी, हमारा संस्था अपने पास नहीं लेती है। जी। जिसके साथ कैजुअलिटी होगी, हमारी टीम उनके घर जाएगी, सत्यापन करेगी, सत्यापन करें। उनका डिटेल लेगी, जी, उनका अकाउंट नंबर लेगी और डायरेक्ट पैसा उन्हीं के पास भिजवाती पास है। भेज दिया जाए। जी। जैसे आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक के बाद अपना समय दे रहे हैं समाज सेवा में। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। लेकिन अध्यापकों को कहा जाता है कि ये कंजूस है, तो ये कहाँ तक सही है? भाई देखिए, समाज में ये धारणा हमको भी सुनाई पड़ती है कि अध्यापक कंजूस हैं, आपको कहा लेकिन जाता है कि नहीं? नहीं, कहने के लोग अब सामने तो कोई नहीं कहेगा कि आप जी, कंजूस हो। फिलहाल हमको जो लगता है, एक कंजूस नहीं ही अध्यापक होते हैं, जी, ये अल्पव्ययी होते हैं। अल्पव्ययी। अल्पव्ययी होते हैं क्योंकि हमको जो लगता है जी, कि इस सेवा में जाने वाले जी, 90 से 95% जी, लोग ऐसे होते हैं, जी, वो बहुत ज़ीरो लेवल से उठे रहते हैं जी, और ज़ीरो लेवल से उठ करके जब कहीं पहुँचते हैं, जी, तो उनको अपने द्वारा अर्जित किए धन जी, या सब चीज़ की चिंता बनी रहती है कि अगर हम इतने परेशानी से आए हैं, जी, तो हम कुछ ऐसा करके जाएँ कि हमारा आने वाला पीढ़ी जिस समस्या से हम झेल के आए हैं, उसको ना झेलना पड़े। तो इस वजह से हो सकता है, हम खर्चीले हो सकते हैं, लेकिन कंजूस नहीं कहा जा कंजूस सकता है। नहीं कहा जाता। मतलब आप जो है पूरा एक धार बना करके ना अपने जो सिस्टम के लोग हैं उनको बचा रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है, है? ऐसा कुछ नहीं है। जी, अधिकांशतः लोग कहे जाते हैं कंजूस हैं, जी, लेकिन जो हमारा अनुभव है, जी, हमको तो यही फ़ील होता है और फिलहाल भाई व्यक्तिगत रूप से तो मैं कंजूस नहीं हूँ। जी। अगर मैं ये कंजूस होता तो इतनी बड़ी संस्था नहीं चलाने का प्रयास ही नहीं प्रयास करता। जैसे आपकी नज़र से शिक्षा को गली और मोहल्ले तक कैसे पहुँचाया जाए कि हर एक व्यक्ति का बच्चा जो है शिक्षित हो सके? देखिए, वर्तमान समय में जी, सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जी, और हम भी एक सरकारी टीचर हैं, जी, तो हम लोग गाँव-गाँव में जा करके, जी, घर-घर संपर्क करके, जी, जो अभिभावक जागरूक नहीं हैं, जी, उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं जी, कि अगर आप अपना ग्रोथ चाहते हैं, जी, अपना विकास चाहते हैं, जी, तो सबसे पहले आप एक रोटी कम खाइए, जी, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। ज़रूर सर। और यदि आपके पास पैसा नहीं है, जी, पैसे का अभाव है, जी, तो सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय है, जी, वहाँ आप अपने बच्चों को भेजिए। जी, सब एजुकेटेड टीचर हैं, जी, अच्छी शिक्षा देंगे जी, और उसकी आप निगरानी करिए। जी, देखिए, आपका बच्चा पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है और किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप विद्यालय में जाके संपर्क करिए जी, और हमको लगता है कि कोई ऐसा गाँव नहीं होगा, जी, जहाँ पे सरकारी विद्यालय ना हो। विद्यालय। तो इस समय तो कोई
सरकारी विद्यालय होने की वजह से जी। कोई शिक्षा से वंचित नहीं रह जा सकता है, जी। बट केवल इसमें समस्या क्या है, जी। अभिभावक को जानकारी का अभाव है। जी। उनको इस चीज़ तक पहुँचाना है कि अगर आपका ग्रोथ होगा, तो ये ग्रोथ अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको उसको शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। जी। और हमारे अगर अभिभावक इस चीज़ को समझ जाएँगे, जी। तो हमको लगता है कि समाज के एकदम निचले स्तर तक शिक्षा पहुँचेगी और वो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ भी जाएँगे। प्राइवेट विद्यालय के बारे में क्या राय? प्राइवेट विद्यालय जैसे मैंने देखा है कि वहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, हुँ, वो इंटर, बीए, बीएससी करने के बाद वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन उनका जो ड्रेस और सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब दिखावा कर सकते हैं। देखिए और इसके बाद जो है जो जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने हाई लेवल का शिक्षा ग्रहण किया, हाँ? फिर इसके बाद पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ बच्चे कम हैं, प्राइवेट में ज़्यादा है। ऐसा। वर्तमान में ये समाज की धारणा बन चुकी है, जी। प्राइवेट, प्राइवेट। जी। बट जो शिक्षा आपको जो टीचर आपको जी। सरकारी विद्यालय में मिल जाएँगे, जी। वो आपको प्राइवेट विद्यालय में नहीं मिल सकते हैं। जैसे लोगों के बीच एक शर्म की स्थिति बन गई है। जी। मैं खुद गाँव में जाता हूँ, जी। तो लोगों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय भेजने में एक फ़ील होता है कि हम बहुत कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जी। अपने बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और उनको अपने आप में इंसल्ट फ़ील होती है। तो इस चीज़ को दूर करना पड़ेगा जी। और जो शिक्षा आप सरकारी विद्यालय में पा जाएँगे, जी। वह शिक्षा आप प्राइवेट में नहीं पा पाएँगे। जी। क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं, जी। जो आपने अभी बताया कि वो इंटर पास, स्नातक इस बेस पे रखे गए हैं, जी। लेकिन आप किसी भी विद्यालय में आप सरकारी विद्यालय में जाएँगे, जी। वहाँ के टीचर पूरे जो सरकार की गाइडलाइन है, जी। उसके तहत उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी जी। और सरकार द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है, उसको पास करके आए हैं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनसे बेहतर होंगे, बट इस धारणा को हमको दूर करना पड़ेगा। अच्छा, आज के जो युवा हैं, उनके बारे में क्या उनका विचार है? आप क्या कह सकते हैं उनके बारे में? आज के युवाओं के बारे में हम यही कहेंगे जी। कि सभी लोग अपने परिवार से अपने उनके संघर्ष को देखें जी। और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आगे बढ़ने का प्रयास करें। एम्प्लॉयी, नॉन एम्प्लॉयी, सेल्फ केयर टीम में इंसान कैसे जुड़ सकता है और कैसे उसका लाभ ले सकता है? एम्प्लॉयी नॉन एम्प्लॉयी सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के लोगों के उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए समर्पित सेवा भाव की एक टीम है। इस टीम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा इस टीम के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद यदि किसी भी सदस्य जो हमारी टीम का मेंबर है, उसके साथ अगर कैज़ुअल्टी होती है, तो हमारे पूरे टीम के मेंबर उनके परिवार को आर्थिक सहयोग देते हैं। हमारी ये जो टीम है, 3 सहयोग चलवाती है। पहला तो है, अगर सदस्य की मृत्यु होती है, तो उसके नॉमिनी को आर्थिक सहयोग। दूसरा ये है, अगर वो हमारी टीम का वैध मेंबर है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना में हमारी टीम मैक्सिमम 21,000 का सहयोग, अगर उसके दवा का खर्चा 1 लाख से ऊपर आ रहा है, तो उपलब्ध करवाती है। तीसरा अभी हम लोग जो बहुत जल्दी अभी लॉन्च किए हैं, अभी 30 दिसंबर को समाप्त हुआ वो सहयोग, वो है बेटी विवाह सगुन सहयोग। यह बेटी विवाह सगुन सहयोग जो हमारे टीम के सदस्य हैं, अगर उनके किसी भी सदस्य की बेटी का विवाह पड़ता है, तो हम लोग ₹51 का बेटी विवाह शगुन के रूप में उनके परिवार के बेटी के पिता के अकाउंट में या माता के अकाउंट में भिजवाते हैं और हम लोगों का लक्ष्य है, इस टीम में करीब 1 लाख मेंबर बनाएँगे और जब हमारे 1 लाख मेंबर पूरे हो जाएँगे, तो किसी की भी बेटी का विवाह पड़ेगा, तो हम लोग मात्र ₹1 का सहयोग देंगे और उस परिवार को करीब 1 लाख का हम लोग बेटी विवाह शगुन सहयोग पहुँचाएँगे। और उस समय अगर किसी परिवार के साथ कैज़ुअल्टी होती है, तो हम लोग अगर ₹100 का सहयोग करेंगे, तो करीब 1 करोड़ का सहयोग पहुँचाएँगे। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य 1 करोड़ का नहीं है, मैक्सिमम 25 लाख तक रहेगा, 50 लाख तक रहेगा। तो मान के चलिए ₹100 में हम करीब 4 परिवार को सहयोग देंगे, तो 25-25 लाख तक तो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने नवनीत सर को सुना, जो कि एक ये एम्प्लॉई नॉन एम्प्लॉई सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं या लीडर हम कह सकते हैं। तो अगर हमें जोड़ना होगा, तो एम्प्लॉई नॉन एम्प्लॉई केयर सेल्फ टीम अगर हम डालेंगे वेबसाइट गूगल पे, तो मिल जाएगा। वहाँ से खोल कर आप जो है
फॉर्म को भर सकते हैं और इसके सहयोग करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो इससे हम निवेदन करेंगे कि टीम से ज्यादा लोग जुड़े और इसका लाभ लें। और आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही अच्छा रहा और मैं जो सर से दौड़ में अभिभूत रहा और बहुत सारी प्रेरणा मिली और आप सबने अपना सहयोग और त्याग दिया, इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से आभार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।